तो हम गुण पढ़ रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि दावन सोडा जो है वो श्वेत क्रिस्टलीय और कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। और इसके साथ में ही ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, यानी जल में विलय होता है, ये जल में विलय, ठीक है। और इसके साथ साथ में इसका जो जलीय विलयन बनता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय, ठीक है। जलीय विलयन कैसा होता है, इसका क्षारीय होता है। अब अगर मान लीजिए Na2CO3 10H2O जिसको हम दावन सोडा कहते हैं, अगर इसको गर्म कर देंगे तो क्या होगा, इसको गर्म करने पर हम देखते हैं कि जो क्रिस्टलन जल जो होता है वो इसमें से बाहर निकल जाता है, और क्रिस्टलन जल के बाहर निकलते ही सोडा एस का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा, सोडा एस का निर्माण हो जाएगा। तब आप देखोगे कि इसको गरम करने पर क्रिस्टलन जल बाहर निकलता है, वह सोडा ऐश बनता है। क्या बनता है, सोडा ऐश बनता है। अब सोडा ऐश कैसे बनता है, हमने लिया Na2CO3 10H2O और इसको हमने क्या किया, इसको हमने किया गर्म। गर्म करने पर जल के अणु जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और Na2CO3 हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसको कहा जाता है सोडा एस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको सोडा एस कहा जाता है। तो ये तो हुए इसके गुण। अब इसके उपयोग क्या है, दावन सोडा के उपयोग क्या है, नाम से पता चलता है धुलाई और सफाई कार्य में, ठीक है ना। कागज़ उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, कांच उद्योग है, इसके साथ साथ में बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं, और इसके साथ में ही जो हम कह सकते हैं बोरेक्स पाउडर जिसको कहा जाता है, उसके निर्माण में, साबुन और अपमार्जक के निर्माण में। तो इन सभी कार्यों में उपयोग किया जाता है किसका, दावन सोडा का। तो दावन सोडा के जो उपयोग है वो उपयोग क्या हो जाएंगे, धुलाई व सफाई में, ठीक है। फिर इसके बाद में अपमार्जक व साबुन उद्योग में, इसके अलावा कांच, कागज, वस्त्र उद्योग में, फिर किसके निर्माण में, किसके निर्माण में इसको उपयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा को हम क्या कहते हैं, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा व बोरेक्स पाउडर के निर्माण में, और एक अंतिम उपयोग जो सभी हम पढ़ने वाले जो यौगिक जो भी हैं हमारे इस चैप्टर में दिए हुए हैं, उन सब में एक कॉमन जो है उपयोग आप लिख सकते हो, और वो उपयोग क्या होगा, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। तो अंतिम जो आएगा इसमें वो हो जाएगा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। तो ये हुआ दावन सोडा। दावन सोडे का जो सूत्र होता है वो है Na2CO3 10H2O, और इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। और इसमें जो है 10 अणु क्रिस्टलन जल के जुड़े हुए होते हैं। आप देख सकते हो इसमें 10 जल के अणु जुड़े हुए होते हैं, और इसका निर्माण जो है साल्वे विधि के द्वारा किया जाता है। अब बेकिंग सोडा जिसको हम NaCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, अगर उसको हम गर्म करेंगे तो उसको गर्म करने पर हमें Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और इस सोडियम कार्बोनेट का जब पुनः क्रिस्टलीकरण
विलयनीकरण किया जाता है तब हमें Na2CO3 10H2O यानी कि दावन सोडा प्राप्त हो जाता है। Na2CO3 की क्रिया करवाई जल के साथ में, ये जल के अणु इसके साथ में जुड़ जाएंगे और हमें दावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। गुण क्या है इसका? श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, जल में विलय होता है और इसका जलीय विलयन जो होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। और इसको गर्म करने पर जो है क्रिस्टलन जल क्या होता है? बाहर निकल जाता है और क्रिस्टलन जल के बाहर निकलते ही सोडा एस जो है प्राप्त होता है। सोडा एस को Na2CO3 से ही प्रदर्शित किया जाता है। गर्म किया जाता है 373 केल्विन तापक्रम पर। उपयोग क्या है? धुलाई और सफाई कार्य में, अपमार्जक और साबुन उद्योग में, कांच, कागज और वस्त्र उद्योग में, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, बोरेक्स पाउडर के निर्माण में और प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में। अब इसके पश्चात हम पढ़ने जा रहे हैं पीओपी, जिसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है अब हम वो पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी जिसे कहा जाता है। जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो उसमें से जल के अणु, क्रिस्टलन जल के जो अणु होते हैं वो बाहर निकलते हैं और कैल्शियम सल्फेट का एक अर्ध हाइड्रेट का निर्माण होता है जिसे पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। देखिए समझते हैं इसके बारे में। तो अगला जो यौगिक जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 ½ H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। क्या हो जाएगा ये? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो क्या है? CaSO4 ½ H2O और इसे कैल्शियम सल्फेट का जो है अर्ध हाइड्रेट भी कहा जाता है। सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके इसको बनाया गया था और इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके इसे बनाया गया था, अतः इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म में POP भी लिखा जाता है, नाम दिया गया। तो पेरिस में बनाया गया इसलिए नाम दे दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले लिया जाता है जिप्सम CaSO4 2H2O, ये क्या है? जिप्सम है। अब इस जिप्सम को क्या किया जाता है? 393 केल्विन तापक्रम पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर हम क्या देखते हैं कि CaSO4 ½ H2O, ठीक है। अब 1/2 जो जल के अणु होते हैं वो क्या हो जाएंगे? इसमें से बाहर निकल जाएंगे और आधा जो क्रिस्टलन जल जो होता है वो इसके साथ में जुड़ा हुआ रह जाता है और इस प्रकार हमें कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट यानी कि POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, अगर इसको मान लीजिए और अधिक गर्म किया जाता है तो और अधिक गर्म करने पर इसमें से जो क्रिस्टलन जल जो होता है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार से मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बन जाता है, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि POP को और अधिक गर्म किया जाता है, और अधिक गर्म किया जाता है तब क्रिस्टलन जल के बाहर निकलने से मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस
मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, अब मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्राप्त होता है वो कैसे, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ CaSO4 और हाफ H2O। ठीक है, इसको तो हम सामान्य भाषा में POP या कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट कहते ही हैं। अब इसको हमने और अधिक क्या किया, गर्म किया। जब इसको हम और अधिक गर्म करेंगे तो जो क्रिस्टलन जल इसमें आपको दिखाई दे रहा है वो इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, CaSO4। और पूरी तरीके से जब क्रिस्टलन जल इसमें से बाहर निकल जाता है तब आपको प्राप्त होता है मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब इसके गुण क्या हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस लगभग सभी ने देखा होगा, सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, और चिकना ठोस पदार्थ है। ठीक है, तो श्वेत, चिकना ठोस पदार्थ है। श्वेत है, चिकना है और कैसा पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ है। अगर मान लीजिए कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें जल मिलाया जाता है तो 15 से 20 मिनट में ही यह जम करके कैसा हो जाता है, ठोस जो है हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जल मिलाएंगे, जल को मिलाने पर आप क्या देखेंगे कि जो जल के अणु जो होते हैं, जैसे मान लीजिए CaSO4 हाफ H2O, इसको हम POP कह रहे हैं, जब इसमें जल मिलाया जाता है तो उसमें 1/1/2 जल के अणु क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़ करके वापस जो है क्या बन जाता है, CaSO4 2H2O। तो इस तरीके से ये जम करके पुनः जो है वो कैसा हो जाता है, कठोर और ठोस हो जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको कभी भी गीले बर्तन में या नमीयुक्त स्थान में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि यह जल के अणुओं को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा और 15 से 20 मिनट के अंदर ही यह जम करके कठोर और कैसा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। तो एक गुण इसका क्या हो जाएगा कि POP में जल मिलाने पर, POP में जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में 15 से 20 मिनट में जमकर कठोर व क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। अब कैसे, POP का सूत्र आप सबको अब तक तो याद हो चुका है, क्या है, CaSO4 हाफ H2O। अब POP में क्या मिलाया गया, जल मिलाया गया और जो जल इसमें जुड़ेगा वो निश्चित मात्रा में जुड़ेगा, यानी कि 1/2 हाफ H2O मिल गया। और इसके मिलने पर आप देखोगे वापस क्या बन जाएगा, CaSO4 2H2O। ठीक है, तो ये जम करके जो है कठोर और कैसा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। और इसी वजह से हम जो है POP को यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गीले बर्तनों में या नमीयुक्त स्थानों पर नहीं रखते हैं, इनको हमेशा जो है शुष्क स्थान पर या शुष्क बर्तन में ही रखा जाता है। अब उपयोग क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस के, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो उपयोग हैं वो आपको पता ही होगा कि जब मान लीजिए हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को जोड़ने के लिए उस स्थान पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो वो प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है वो क्या है, POP तो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके साथ साथ में दंत चिकित्सा में भी जो दांतों के सांचे बनाने के लिए भी POP का उपयोग किया जाता है। मूर्तियाँ आदि जो सजावटी सामान होते हैं उनके निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण कला में इनका उपयोग किया जाता है और इसके साथ साथ में अग्निसह पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये उपयोग आप जो है देखिएगा। धन्यवाद।
अब इस चैप्टर का जो है अंतिम टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मिसेल संरचना एवं साबुन द्वारा शोधन क्रिया। देखिए स्टेरिक अम्ल के जो सोडियम लवण से बने हुए साबुन हैं, जैसे कि इनका जो फार्मूला है C17H35COONA यानी C17H35CONA, ये जल में जब आयनित होते हैं तो जल में आयनित होंगे तो उनको किस प्रकार से लिखा जा सकता है? ऐसे लिखा जा सकता है कि C17H35COO ये माइनस में और Na प्लस में। ये आयनित होने के बाद में इस तरीके से आप देख सकते हो दो भागों में बढ़ जाएगा। अब हम चाहें अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो इनका जो बेसिक जो फॉर्मूला होता है RCOONA वो लिख करके जब ये आयनित होंगे तब भी ये दो भागों में जो है बटेंगे, एक तो ऋणावेशित भाग और एक होगा धनावेशित भाग। तो RCOO माइनस में और Na प्लस में, ये इस प्रकार से। अब जो मिसेल जो है वो एक ऋणावेशित भाग होता है। कैसा भाग होता है? ऋणावेशित भाग होता है, यानी कि RCOO माइनस या जिसको हम C17H35COO माइनस कहते हैं। ये C17H35 या जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, R का मतलब होता है एल्किल। क्या होता है? एल्किल, जो कि एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। क्या होती है? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तो मिसेल में आप देखोगे कि जल के जो साबुन के जो अणु होते हैं, ठीक है ना, उसमें आप देखोगे कि जो मिसेल जो बनता है उस मिसेल में आप देखोगे कि दो भाग होंगे। एक तो होगा हाइड्रोकार्बन पूंछ भाग होगा जो कि जल विरोधी होता है, ये जल में है, घुलनशील है, और एक होता है ध्रुवीय भाग COO माइनस जो कि जल स्नेही होता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि साबुन के अणु में कितने भाग हैं? दो भाग हैं। कौन कौन सा? हाइड्रोकार्बन पूंछ भाग जिसको R से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, और एक इसको जल विरोधी भाग भी कहा जाता है, और दूसरा जो होता है जिसको ध्रुवीय भाग या जल स्नेही भाग कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कपड़ों के ऊपर जो गंदगी लगी होती है उसमें ज़्यादातर चिकनाई या तेल की बूंदे या घी की बूंदे होती है। जब बढ़िया पानी डाल करके उसके कपड़ों के ऊपर जब साबुन को रगड़ा जाता है तो जो साबुन के जो अणु होते हैं वो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये चित्र आप देख रहे हैं, ये कपड़े पर लगी हुई तेल की बूंद है, और ये जो आप संरचनाएं देख रहे हो इसको मान लेते हैं कि ये साबुन के अणु हैं। अब ये जो जिगजैग लाइन आपको टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो दिखाई दे रही है, ये है जल विरोधी भाग, हाइड्रोकार्बन भाग, जो हमेशा अंदर की तरफ व्यवस्थित होता है, यानी कि तेल की बूंद के चारों ओर व्यवस्थित होगा। और ये जो गोलाकार आप भाग देख रहे हो इसको COO माइनस भाग कह सकते हैं, ध्रुवीय भाग कह सकते हैं, या जल स्नेही भाग होता है। जल स्नेही, वाटर लविंग, जो जल की तरफ आकर्षित होता है, इस वजह से ये हमेशा कहाँ रहता है? बाहर की तरफ रहता है। तो हाइड्रोकार्बन रहेगा अंदर की तरफ, और जो ध्रुवीय सिरा जो होता है वो जल की तरफ आकर्षित होने की वजह से बाहर की तरफ व्यवस्थित हो जाता है। और इस प्रकार से आप देखोगे एक संरचना बनती है, और इसी संरचना को हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। तो ये तेल की बूंद हो गई, ये जिगजैग लाइन जो है ये क्या हो गई? हाइड्रोकार्बन भाग हो गया जो अध्रुवीय भाग होता है, और ये जो गोलाकार आपको संरचना दिखाई दे रही है ये क्या हो गई? ये ध्रुवीय सिरा, ठीक है, जिसको हम जल स्नेही भाग कहते हैं, जो बाहर की तरफ व्यवस्थित हो जाता है। और इस प्रकार से ये मिसेल संरचना का निर्माण होता है। अब इस मिसेल संरचना में आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन जल विरोधी भाग है वो तो तेल की बूंद के चारों ओर अंदर की तरफ व्यवस्थित है, और ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ जल की तरफ आकर्षित होता है। इस वजह से कपड़ों पर लगी हुई तेल की बूंद या चिकनाई को खींच करके क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। और इस तरीके से आप देखोगे कि मिसेल का निर्माण करके साबुन और जो अपमार्जक जो होते हैं वो कपड़ों पे लगी हुई गंदगी को खींच करके क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। अब मिसेल जो है वो कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे RCOO ये माइनस लिखा हमने, ऊपर भी आप देख सकते हो C17H35COO माइनस लिखा। और मिसेल हमेशा देखेंगे सभी भाग जो होंगे मिसेल के वो सब के सब कैसे होंगे? ऋणावेशित होते हैं। इस वजह से ये क्या है? जमते नहीं है, अवक्षेपित नहीं होते। और अवक्षेपित नहीं होने की वजह से जब हम साबुन को पानी डाल करके साबुन से रगड़ करके उसको धोते हैं पानी के अंदर, और पानी के अंदर डाल करके उसको अच्छे से साफ करने के बाद जब उसको बाहर निकालते हैं कपड़े को, तो
उस कपड़े को तो हम बाहर निकाल लें, लेकिन जो गंदगी जो होती है वो कपड़ों से पृथक होकर के किस में रह जाती है, जल में रह जाती है। और इस तरीके से साबुन से जो है कपड़ों का क्या हो जाता है, शोधन हो जाता है, यानी कि उनकी सफाई हो जाती है। तो ये है मिश्रित संरचना और साबुन द्वारा शोधन क्रिया। धन्यवाद।